नमस्कार। मेरा नाम है अभय गुप्ता और आपका स्वागत है चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा अभी एक दो दिन व्यस्तता ज़्यादा थी जिसकी वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन परसों से मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस रेगुलर रहें और बहुत व्यवस्थित रहें। तो हम लोग लूसेंट हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में मैंने कहा था कि आधा हिस्सा हो चुका है और आधा हिस्सा रह रहा है, तो आज उसी आधे हिस्से को फटाफट से कंप्लीट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस पे पहले मैं जाऊं उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जरा आंसर दीजिएगा। बनावली जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, हरियाणा का बनावली निम्न में से किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए, क्या वो सिंधु नदी के किनारे है? ऑप्शन बी, मादर रिवर के किनारे है? ऑप्शन सी, क्या वो हिंडन रिवर के किनारे है? और ऑप्शन डी, रंगोई रिवर के किनारे है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको, जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीवन शैली। हमने डिस्कस किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीवन शैली क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। इनकी व्यापारिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, किस प्रकार से ये व्यापारिक गतिविधियां करते थे, वो मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी आसान सी भाषा में आपको मैं समझा दूंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, मैंने आपको कहा था कि लंबी दूरी के व्यापार के लिए ये लोग मोहरों का उपयोग करते थे, सील का उपयोग करते थे, और इनकी मोहरें मुख्य रूप से इस पर एक श्रृंगी जानवर का, वन हॉर्न जानवर का साइन मिला है। ऐसा बताते हैं कि एक पैकेट पर मोहर लगा दी जाती थी और उस व्यक्ति को भेज दिया जाता था जिसके पास ये जाने वाली है, और बीच में इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता था ताकि बीच में कोई टेम्पर ना कर सके। तो लंबी दूरी के व्यापार को फैसिलिटेट करने के लिए करते थे। दूसरा, मापन की इकाई या 16 के अनुपात में इनके यहाँ पर मापन की इकाई थी। क्या ये लोग विदेशी व्यापार करते थे? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के संबंध विदेशी व्यापार में इन्वॉल्व थे। ये लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, ओमान के साथ व्यापार करते थे, बहरीन के साथ व्यापार करते थे, इंसा फारस के साथ व्यापार करते थे। अलग अलग एरिया से ये लोग व्यापार करते थे। अब क्वेश्चन उठता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन वस्तुओं को कहां से मंगाते थे। जैसे अगर मैं बात करूं, सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहां से ये वस्तुएं मंगाते थे, तो एक एक करके जरा ध्यान से सुनिए। तांबा ये लोग मंगाते थे खेतड़ी और बलूचिस्तान, ओमान से। खेतड़ी आपको याद रखना है, राजस्थान के खेतड़ी को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो वहां से ये लोग क्या मंगाते थे? तांबा। चांदी सिल्वर कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान ईरान से। सोना कहां से मंगाते थे? कर्नाटक, अफगानिस्तान ईरान से। टीन कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान ईरान से। लार्ज वर्थ ये मेसोपोटामिया से, और सीसा ये लोग ईरान से मंगाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग लंबी दूरी का व्यापार करते थे और अलग अलग जगह से अलग अलग सामान मंगाते थे। आप एक बार देख लीजिए कौन सा सामान ये लोग कहां से मंगाते थे, आपको समझ में बहुत व्यवस्थित रूप से आ जाएगा। जल्दी देख लीजिए कौन सा सामान ये कहां से मंगाते थे। आई थिंक आपने देख लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? देखिए, शासन व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शासन व्यवस्था कैसी थी? देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शासन व्यवस्था के बारे में अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं, तो एनसीईआरटी में 3 बातें दी गई हैं। सबसे पहले, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण सभ्यता की शासन व्यवस्था एक प्रीस्ट किंग यानी कि पुरोहित राजा पर चलाता था, जिसके प्रूफ मोहनजोदड़ो से मिले हैं, उसकी मूर्ति मिली है। दूसरा, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने ज्यादा सिविलाइज्ड, इतने ज्यादा एजुकेटेड थे कि उन्हें किसी भी शासन की जरूरत नहीं थी, किसी भी शासक की जरूरत नहीं थी। और तीसरी चीज, हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूलर हुआ करते थे। लेकिन यहां पर क्या बताया गया ये समझिए। यहां पर क्या बताया गया? पॉसिबली कमर्शियल कैरेक्टर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था को बड़े क्लास मतलब एक बनिया वर्ग यहां पर चलाने का काम करता था। बनिया वर्ग यहां की शासन व्यवस्था को चलाता था। यह बात दिमाग में रखिएगा यहां पे। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, शहरी सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। सबसे पहला कारण यहां पर कहते हैं कि एक काफी ज्यादा बड़ी बाढ़ आई होगी, बाढ़ के कारण यह खत्म हो गया। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर एक खुखार जनजाति जिनको आर्यंस कहा जाता है, उन्होंने अटैक किया, जिसकी वजह से ये खत्म हो गया। अब यहां पे कुछ और इंफॉर्मेशन है। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट नाम के इतिहासकार ने जुड़वा राजधानी की चर्चा की है। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। इस संस्कृति के ज्यादातर स्थल गुजरात से खोले गए।
आग में पकी हुई मिट्टी को टेरिकोटा कहा जाता है। और सबसे बड़ी याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है। उसके बाद मोहनजोदड़ो है जो वर्तमान में पाकिस्तान में, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब हम बात करने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान से क्या मिला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान से क्या मिला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोहनजोदड़ो, क्या बोला गया है? मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ डेड। सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, यहां से ग्रेनरी मिला है, एक बड़ा सा अन्नागार जहां पर ये लोग फूड रखते थे। स्नानागार, ग्रेट बाथ यहां से मिला है। पशुपति की मोहर यहां से मिली है। एक डांस करती हुई ब्रॉन्ज की मूर्ति यहां से मिली है। सब जलाने के साक्ष्य यहां से मिले हैं। साथ ही दाढ़ी वाले पुजारी के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। दिमाग में रखिएगा, दाढ़ी वाले पुजारी के साक्ष्य यहां से मिले हैं। तो मैं कह रहा था कहां से हमें क्या चीजें मिली हैं। सबसे पहले पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी, डांस करती हुई एक लड़की की मूर्ति जो कांसे से बनी हुई है, ब्रॉन्ज से बनी हुई है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। सब जलाने के साक्ष्य, दाढ़ी वाला पुजारी जिसे प्रीस्ट किंग कहा गया है, जिसे पुरोहित राजा कहा गया है, जो माना जाता था कि यही यहां का सभ्यता का शासक था या ये शासन व्यवस्था को देखने का काम करता था। इसकी मूर्ति भी हमें कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर बात आती है हड़प्पा। हड़प्पा से क्या मिला है? सबसे पहले हड़प्पा एक सरंगी पशु वाली मोहर, एक सींग वाले पशु की मोहर हमें यहां से मिली है। दूसरा, मातृ देवी की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस की प्रतिमा यहां से मिली है। जो मातृ देवी हुआ करती थी, जिसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे, वो यहां से मिली है। कालीबंगन से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कालीबंगन से क्या मिला है? एक अग्नि कुंड मिला है। चूड़ी बनाने का कारखाना मिला है। युग्म समाधि यानी कि पेयर टॉम, जहां पर डेड बॉडीज को पेयर में दफनाया जाता था, वो यहां से मिला है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ऑर्नेट, अलंकृत ईंटें मिली हैं, डिजाइनिंग ईंटें मिली हैं। ये सारी चीजें हमें राजस्थान के कालीबंगन से मिली हैं। इसके अलावा गुजरात के सुटकोटदा से क्या मिला है? घोड़े के अवशेष, यानी कि घोड़े के अवशेष हमें गुजरात के सुटकोटदा से मिले हैं। याद रखिएगा सुटकोटदा के बारे में। लोथल से हमें क्या मिला है? लोथल से एक बंदरगाह मिला है, जिसे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऐसा बताते हैं कि बंदरगाह की सहायता से ये लोग व्यापारिक गतिविधियां करते थे। लोथल से मिला है। इसके अलावा धान और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, पेयर टॉम मिला है, और मन के बनाने का कारखाना भी हमें कहां से मिला है? तो आंसर है लोथल से मिला है। मन के बनाने का कारखाना भी हमें लोथल से मिला है। उसके बाद धौलावीरा से क्या मिला है? बांध और जलाशय स्टेडियम, यानी कि बांध और जलाशय स्टेडियम हमें धौलावीरा से मिला है। कौन से धौलावीरा से? तो आंसर है गुजरात के धौलावीरा से हमें यह मिला है। तो ये था लूसेंट में मेंशन हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कशन था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बातें बताई गई थी। अब यहां पर तीसरा चैप्टर शुरू होता है, तीसरा नहीं चौथा चैप्टर शुरू होता है, जिसके बारे में आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। कल से ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। और इस चैप्टर का नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वो काल है जब वेदों का लेखन कार्य हुआ था, जब वेद लिखे गए थे। उस समय के काल को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसमें शुरुआत का काल है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, यानी कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के काल को ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल, यानी कि लेटर वैदिक काल, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के समय को लेटर वैदिक काल बोलते हैं। यानी कि वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऋग्वैदिक काल और वो एक उत्तर वैदिक काल। दिमाग में रखिएगा अच्छे से ये बातें। अब सबसे पहली चीज यहां पर समझिए कुछ बेसिक बातें। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक जो सभ्यता थी इसका गठन आर्यों के द्वारा किया गया था, और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन थी। एक और बात, यहां पर मूल निवासी कौन थे? मध्य एशिया से आने वाले लोग। यहां पर एक मैक्स मूलर नाम का विद्वान हुआ है, उसने कहा है कि मध्य एशिया से आने वाले लोग यहां पर रहते थे, जिन्हें आर्यंस कहा गया। यह बात दिमाग में रखिएगा। इसका फैलाव कहां था? सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान, सिंधु नदी के आसपास इनका निवास स्थान हुआ। इनकी भाषा, लैंग्वेज जो संस्कृत थी, ये लोग संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग थे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो मैं बात कर रहा हूं वैदिक काल के समय में। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, आप एक बार देख सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लीजिए, और नोट्स बनाने हैं तो साथ में यहां पर पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोबारा बोल रहा हूं। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये लोग कहां के थे? मध्य एशिया थे, मैक्स मूलर बता रहा है। इसके अलावा ये अफगानिस्तान और सिंधु नदी के आसपास विकसित हुए, और इनकी भाषा मुख्य रूप से क्या थी? तो संस्कृत भाषा को ये लोग बोलते थे। ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में। मैं आज यहीं तक आपको थोड़ा समझा रहा हूं। मेरे घर में एक शादी है, और जिसकी वजह से मेरी थोड़ी व्यस्तता ज्यादा है,
लेकिन परसों के बाद ये क्लास बहुत रेगुलर रहेगी, जिसमें आपको करंट अफेयर की क्लास भी मिलेगी, स्टैटिक जीके भी की क्लास मिलेगी, हिस्ट्री की, और कुछ दिनों में पॉलिटी की भी क्लास। बहुत व्यवस्थित रूप से आपकी तैयारी को अंजाम दिया जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं पर रख रहा हूँ, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इसी बात के साथ मिलूंगा मैं आपके साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।